दिल्ली के लोगों को 18 नवंबर तक प्रदूषण से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आकलन है कि दिल्ली एनसीआर की हवा में भीतर तक घुल चुकी प्रदूषण की कण अगले एक हफ्ते तक साफ होने की उम्मीद नहीं है। ऐसे हालात में लोगों को अगले कुछ दिनों में दमघोंटू हवा में ही सांस लेने को मजबूर होना होगा। बताया गया कि 14 से 17 नवंबर के बीच 2 दिन में भी मौसम शांति रहेगा और हवा धीमी रहेगी। पराली जलने की घटनाओं में बढ़ोतरी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में जहरीली धुंध छाने के बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिना जरूरत घर से न निकलने की सलाह लोगों को दी है। दिल्ली की हवा ऐसी जहरीली हुई कि फिलहाल उसकी सुधरने की अभी कोई आसार नहीं है। कुछ इलाकों में तो प्रदूषण का स्तर इतनी खतरनाक स्थिति पर पहुंच गया कि वहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 का आंकड़ा छूने को मजबूर है, जिनमें जहांगीरपुर, आनंद विहार और वजीरपुर जैसे इलाके शामिल हैं। बवाना और रोहिणी में भी AQI का स्तर 480 और 482 के पार है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में भी AQI 484 से ज्यादा है। लिहाजा राजधानी में प्रदूषण की खतरनाक स्तर को देखते हुए केंद्र ने सरकारी और निजी कंपनियों से गाड़ियों के इस्तेमाल में 30% तक कटौती करने की अपील की है। बताया गया कि अगले एक हफ्ते तक दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से राहत नहीं मिलने वाली है, इसलिए सरकार और सभी एजेंसियों को भी एक्शन में तेजी लाने के लिए कहा गया है। चेन्नई में 2 दिन तक चली बारिश जब थमी तो लोगों के लिए मुसीबतों का अंबार लग गया। पूरा शहर बाढ़ की चपेट में दिखने लगा। परेशानी यह भी है कि मौसम विभाग के मुताबिक अभी 3 दिन और बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि शहर तो पहले ही तालाब की शक्ल ले चुका है। चेन्नई के रिहायशी इलाकों में इतना पानी भरा है कि सड़क की सूरत देखने के लिए कई किलोमीटर तक पानी से गुजरना पड़ता है। केवल सड़कें ही तालाब नहीं बनी हैं, बल्कि लोगों के घर भी पानी में डूब गए हैं। 2 दिन तक हुई बारिश जब थमी तो घरों में खड़ी गाड़ियों के आधे पहिए पानी में डूबे दिखे। कुछ जगहों पर तो 2 दिन से पानी के बीच फंसी गाड़ियों को क्रेन की मदद से निकालना पड़ा। कहीं सड़क पर गिरी मोटरसाइकिलें पानी में डूबी दिखाई दी। पानी में डूबी एक स्कूटी का तो केवल हल्का सा हैंड ब्रेक और मिरर ही दिखाई दिया। जिन इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आई वहां पर बिजली की सप्लाई अब तक शुरू नहीं हो पाई है। कुछ जगहों पर तो बिजली के ट्रांसफार्मर भी खराब हुए, जिन्हें ठीक करने का काम जोरों पर है। दूसरी तरफ रेल का रूट भी ठप हो गया। धर्मपुरी जिले में पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर बरसात के बाद खिसककर नीचे गिरे और सीधे ट्रैक से गुजर रही ट्रेन से टकरा गए। 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन राहत के काम में लगी टीमों को भी इस बात की चिंता सता रही है कि अगर बारिश और आई तो मुसीबत कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। परेशानी का हाल यह है कि चेन्नई का एक अस्पताल तक तालाब में बदल गया और गेट से दाखिल होने के बाद गलियारे तक पहुंचना ही बड़ी चुनौती जैसा दिखने लगा। कपड़े घुटनों तक चढ़ाकर लोग अस्पताल में घूमते दिखे। बिल्डिंग में दाखिल होने के बाद भी पानी कम नहीं हुआ। ऐसा लगने लगा जैसे अस्पताल की दीवारें किसी तालाब के बीच खड़ी की गई हों। हर सामान तैरता हुआ दिखने लगा। अस्पताल में इतना बरसाती पानी जमा हुआ कि मरीजों को इलाज के बजाय नई बीमारी मिलने का डर सताने लगा। ब्लड टेस्ट लेने के लिए इधर आया हूँ, देखता हूँ तो पूरा पानी पानी है। उधर मेन रोड भी पानी पानी है। हालांकि अस्पताल बंद नहीं है। बिल्डिंग का एक दूसरा हिस्सा है जो कुछ ऊंचा है। मरीजों से मिलने के लिए डॉक्टर वहीं बैठे हैं, लेकिन मरीज केवल वही पहुंच रहे हैं जो बहुत ज्यादा तकलीफ में हो। Patient attendants is there, whosoever is so needy, especially emergency or if they suspect COVID, they are coming. अभिनेता कमल हासन भी एक ऐसे ही इलाके में पहुंचे जहां बाढ़ ने लोगों को बेहाल कर दिया। MNM पार्टी के अध्यक्ष कमल हासन ने जरूरतमंद लोगों को खाने पीने का सामान भी बांटा। अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में एक लैंडफिल यानी जहां कूड़े को डंप किया जाता है, उस पर मचा कोहराम एक आदमी की मौत का कारण बन गया। सालों से उठाई जा रही मांग की वजह से सितंबर में लैंडफिल बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके लिए कोई नई जगह नहीं दी गई थी। इससे वहां कचरे का इतना ढेर जमा हो गया कि आखिरकार 4 दिन पहले लैंडफिल दोबारा खोल दिया गया। इसके बाद ऐसा बवाल मचा कि एक प्रदर्शनकारी की जान ही चली गई। और फिर तो मामला हाथ से निकलता दिखने लगा। प्रदर्शनकारियों की भीड़ हाईवे को जैम करने पहुंची तो ट्यूनीशिया के सुरक्षा बल के जवानों की पूरी फौज हाईवे पर उतर आई। जवानों ने लोगों को खदेड़ने के लिए दनादन आंसू गैस के गोले दागे तो प्रदर्शनकारी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए, लेकिन वो फिर लौटे और इस बार उन्होंने पुलिस पर ही पत्थर बरसा दिए। असल में जिस प्रदर्शनकारी की मौत ने इस विरोध की आग में घी डालने का काम किया, बताया गया कि उसकी जान आंसू गैस का गोला लगने से ही गई थी। दिल्ली के पास फरीदाबाद से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां 2 बदमाशों ने एक दुकान में घुसकर 80,000 रुपए लूट लिए। ये नकाबपोश बदमाश हथियार लेकर इस ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने वाली दुकान में पहुंचे।
और अंदर घुसते ही उन्होंने वहां बैठे लोगों पर पिस्तौल तान दी। इसके बाद दूसरा बदमाश काउंटर के पीछे पहुंचा और दराज में रखी नकदी अपने बैग में भरने लगा। इन बदमाशों ने इसी तरह काफी देर तक दुकान के मालिक और उसके परिवार को बंधक बनाकर रखा। बाद में दोनों बदमाश रकम लूटकर वहां से फरार हो गए। 2 लड़के आए दुकान के अंदर और लूट करके चले गए गन पॉइंट पे। इसके बाद दुकान मालिक ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लूट वाली जगह का मुआयना किया। अभी जांच का विषय है, जल्दी इसको सॉर्ट आउट करेंगे। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच को भी लगाया गया। अफगानिस्तान में एक मस्जिद में हुए धमाके में कई लोग मारे गए। अफगानिस्तान के नांगरहार में एक मस्जिद में नमाज के दौरान हुए धमाके में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए हनुमा विहारी को भी इंडिया ए टीम में शामिल किया गया। हालांकि उन्हें पहले इस दौरे के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भी टीम इंडिया में जगह नहीं दिए जाने पर चयनकर्ताओं की आलोचना हो रही थी। इसी के बाद बीसीसीआई को अपना फैसला बदलना पड़ा। कार्तिक आर्यन की फिल्म धमाका का गाना खोया पाया रिलीज कर दिया गया। आंखों में जो पानी सा है, धीरे धीरे। पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो गई। ठंड बढ़ने से वहां के लोगों की परेशानी बढ़ने लगी। उत्तराखंड के जोशीमठ में तो इतनी ठंड पड़ने लगी कि वहां का तापमान 3 से 4 डिग्री तक चला गया, जिसकी वजह से वहां के नदी नाले और झरने जमने लगे। यही नहीं, जहां भी खुले में जमा पानी मौजूद था वो बर्फ में तब्दील हो गया। बताया गया कि वहां तापमान 3 से 4 डिग्री तक चला गया है, जिसकी वजह से लोगों को अब अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां बदमाशों ने रात के वक्त कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। बताया गया कि वहां गाड़ियों पर हमले की ये एक हफ्ते में तीसरी वारदात है और इस बार भी गाड़ियों के शीशों को निशाना बनाया गया। किसी कार के आगे तो किसी के पीछे वाले शीशे पर हमला किया गया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। आग की लपटों से उस बाइक की सीट पूरी जल गई। अभी दिवाली पे नई ली थी मैंने, तो ये रात को जला के चलेगा। बताया गया कि एक रात में वहां कुल 8 गाड़ियों पर यह हमला हुआ, जिनमें महाकाल के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं की बस भी शामिल है। यूपी चुनाव से पहले मोहम्मद अली जिन्ना पर मचे घमासान के बीच अजदुद्दीन ओवैसी ने मुरादाबाद में एक रैली में सीधे तौर पर जिन्ना को बंटवारे का जिम्मेदार माना और उन्हें मुसलमान समुदाय का नेता मानने से ही इनकार कर दिया। भारत का अगर बंटवारा हुआ तो मुसलमानों की वजह से नहीं, भारत का बंटवारा हुआ तो जिना की वजह से हुआ। उस वक्त मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार नहीं था, वही मुसलमान वोट डाल सकता था जो सरमायादार था या नवाब था या उसके पास कोई डिग्री थी। नक्सलियों के खिलाफ झारखंड की पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। झारखंड पुलिस ने नक्सलियों के एक बड़े नेता को उसकी पत्नी और उसके सुरक्षा कर्मियों के साथ गिरफ्तार किया है। नक्सली कमांडर प्रशांत बोस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था और पुलिस को उसकी तलाश कई सालों से थी। प्रशांत बोस को झारखंड ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र की पुलिस भी सालों से तलाश रही थी। इन सभी राज्यों में मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल है। प्रशांत बोस को किशन दा के नाम से भी जाना जाता है और वो नक्सलियों के 7 सबसे बड़े नेताओं में एक है। बताया गया कि खुफिया एजेंसियों को प्रशांत बोस के गिरिडीह से सरायकेला जाने की खबर मिली थी, जो झारखंड पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद राज्य की पुलिस ने जाल बिछाकर इस इनामी नक्सली प्रशांत बोस के साथ प्रशांत बोस की पत्नी शीला मरांडी को गिरफ्तार किया। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 2 सुरक्षा कर्मियों को भी गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों का मानना है कि 70 से ज्यादा नक्सली वारदातों में प्रशांत बोस की बड़ी भूमिका रही है। पहलवान निशा दहिया हत्याकांड में आरोपी पकड़े गए। पहलवान निशा दहिया और उसके भाई की हत्या के मामले में पुलिस ने कोच समेत 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन पहले हरियाणा के सोनीपत में निशा, उसके भाई सूरज और उसकी मां पर कुछ बदमाशों ने गोलियां चला दी थी, जिसमें निशा और उसके भाई की मौत हो गई थी। आरोपी अमित और सुजाता को गिरफ्तार किया गया है। रिटेल महंगाई दर अक्टूबर में बढ़कर 4.48% हो गई। इससे पहले सितंबर में ये 4.35% रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के यूपी दौरे पर लखनऊ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी में पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही राजनाथ ने भविष्य में कोई भी युद्ध सेना के बजाय टेक्नोलॉजी से होने की बात कही। युद्ध 2 देशों के सेना के बीच नहीं होंगे, युद्ध होंगे रोबोट से होंगे।
वाराणसी में बीजेपी के पदाधिकारियों की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इसके अलावा अमित शाह BHU भी गए, जहां उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर फूल भी चढ़ाए। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में कोरोना वैक्सीन की डोज लगाने वाली एक आशा वर्कर पर कुछ गांव वालों ने हमला कर दिया। बताया गया कि 1 नवंबर को इस आशा वर्कर ने एक गर्भवती महिला को टीका लगाया था, लेकिन इस महिला की डिलीवरी के 2 दिन बाद ही उसके बच्चे की मौत हो गई थी। आरोप है कि इसी से गुस्साए इस महिला के परिवार वालों ने आशा वर्कर की पिटाई कर दी। बंगाल विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी में अंदरूनी कलह तेज हो गई। बीजेपी नेता तथागत रॉय ने उपचुनाव में मिली हार के लिए बंगाल बीजेपी के बड़े नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। उपचुनाव में ऐसा हालत हुआ, सभी के लिए जवाब देना पड़ेगा। इसका उत्तरदायी उन्हीं लोग हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने तथागत रॉय के बयान पर पलटवार किया। অনেকে অনেক কিছু বলছে, রাস্তায় বলছে, অনেকে সাপোর্টাররা অনেক কিছু বলছে ভোটের পরে, তাতে লোকে অত গুরুত্ব দেয় না, করে না। সেজন্য यूपी के गोरखपुर में आबकारी विभाग ने उस जगह छापा मारा जहां अवैध तरीके से कच्ची शराब छुपाकर रखी गई थी। आबकारी विभाग को इस बात की पक्की खबर मिली तो इस पर कार्रवाई के लिए पुलिस खुदाई करने वाली मशीन के साथ वहां पहुंची और मिट्टी के नीचे छिपाई गई कच्ची शराब को ढूंढकर उसे नष्ट कर दिया। पुलिस ने कई बोरियों में करीब 350 लीटर कच्ची शराब को बरामद किया। बताया गया कि पुलिस ने दिन भर चली कार्रवाई में कई ठिकानों पर कच्ची शराब को नष्ट किया। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां अचानक एक तेज रफ्तार बेकाबू कार पहले पेड़ों से टकराई, फिर उछलकर झाड़ियों में गिर गई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई, लेकिन कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें ये कार एक सुनसान सड़क पर तेजी से आगे बढ़ती दिखी। कुछ मीटर आगे बढ़ने के बाद कार अचानक उछली और फिर धूल उड़ाती हुई पलटी खाकर आगे निकल गई। किसी फिल्मी सीन की तरह कई बार पलटी खाने के बाद कार झाड़ियों में समा गई। अंबाला और चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद सुरक्षा बल के जवानों को अलर्ट कर दिया गया। खबर है कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने अंबाला के डिविजनल रेलवे मैनेजर को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें अंबाला और चंडीगढ़ समेत कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, उस चिट्ठी में मंदिरों और गुरुद्वारों को निशाना बनाने की बात भी लिखी गई। चिट्ठी में धमकी दी गई कि 26 नवंबर और 6 दिसंबर को इन आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाएगा। चिट्ठी की पड़ताल करने के बाद पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद अमीम शेख नाम के एक शख्स के खिलाफ FIR दर्ज कर ली और सुरक्षा बल को भी अलर्ट कर दिया। राहुल गांधी के सलमान खुर्शीद के समर्थन में आने पर हंगामा खड़ा हो गया। सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व पर लिखी बातों का राहुल गांधी ने इशारों में समर्थन किया और कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में हिंदू और हिंदुत्व को 2 अलग-अलग चीजें बताया। Where is it written that you should kill an innocent man? I am unable to find this in Hindu scripture. I can see it in Hindutva. जिसके बाद बीजेपी ने इस पर तंज कस दिया। ये समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ लोग विदेश से जब लौटते हैं कौन सा ज्ञान लेके आते हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में 3 हाईटेक जैमर लगाए गए, जिससे अब वहां कैदी किसी भी तरह मोबाइल से बात नहीं कर पाएंगे। जेल प्रशासन का दावा है कि इससे जेल के अंदर से कोई भी कैदी गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम नहीं दे पाएगा। इस जैमर का असर तिहाड़ जेल के कर्मचारियों पर भी दिखेगा, क्योंकि वो मोबाइल के बजाय कैदियों की तरह लैंडलाइन फोन से ही बात कर सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया लखनऊ के गाँव वाले इलाकों में गए, जहाँ उन्होंने लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने की अपील की। हमें गांव में सभी लोगों को टीका लगाना है। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में एक बस के पलटने से 30 लोग घायल हो गए। इस हादसे के समय बस में 60 लोग बैठे हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहम मौके पर कैच छोड़ने वाले हसन अली को पाकिस्तान में काफी ट्रोल किया गया। इस हार के बाद सोशल मीडिया पर हसन की पत्नी को भी कई लोगों ने निशाना बनाया, क्योंकि वो भारतीय हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक सरकारी दफ्तर की इमारत में आग लग गई। जिस बिल्डिंग में आग लगी वो मुख्यमंत्री ऑफिस के ठीक पीछे बनी हुई है। बताया गया कि वहां शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी, जिसने तेजी से फैलते हुए ज्यादातर हिस्से को अपने आगोश में ले लिया। वहां से निकलती आग की लपटें कुछ फीट ऊपर तक उठती दिखी, जबकि धुआं पूरे इलाके में फैल गया। इस धुएं ने वहां सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों को काफी परेशान किया। आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। इसके बाद दमकल कर्मियों ने अलग अलग जगह से पानी की बौछार की, ताकि आग को और फैलने से रोका जा सके। पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले वहां के CM चरणजीत सिंह चन्नी ने बड़ा दांव खेला और ट्वीट कर यह ऐलान किया है कि दिल्ली में हुई किसानों की ट्रैक्टर रैली में जितने भी किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उन्हें पंजाब सरकार मुआवजा देगी।
2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। ये उन 83 किसानों के परिवारों को दिया जाएगा जिन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये वही ट्रैक्टर रैली है जो दिल्ली में 26 जनवरी के दिन हुई थी, जिसमें कई पुलिस वाले जख्मी हुए थे और प्रदर्शनकारी दिल्ली के लाल किले में पहुंच गए थे। पंजाब चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चन्नी का यह दांव एक तरह से सीधा ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। अनिल देशमुख को फिर ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की ईडी की हिरासत विशेष पीएमएलए कोर्ट ने 15 नवंबर तक बढ़ा दी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में सीमा के पास बांग्लादेश के 2 तस्करों को मार गिराया गया। इस मुठभेड़ में बीएसएफ का एक जवान भी घायल हो गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें कार में बैठे 4 लोगों की मौत हो गई। सलमान खान और उनके जीजा आयुष की फिल्म अंतिम का एक और गाना जारी कर दिया गया। सारी दुनिया को कर दूं हैशटैग, आया है चिंगारी। राजस्थान में कई ट्रक वालों ने महंगे पेट्रोल और डीजल से परेशान होकर अपने ट्रकों में तेल के लिए दूसरी टंकी लगवा ली, ताकि उन्हें राजस्थान में खाली टंकी न भरवानी पड़े। 2 दिन पहले बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर जिस ट्रक से बस की भिड़ंत में 12 लोगों की जान चली गई थी, बताया जा रहा है कि उसमें भी डीजल की एक फालतू टंकी लगवाई हुई थी। टक्कर के बाद वो टंकी फट गई थी और आग लग गई थी। एक्स्ट्रा रखते हैं, जैसे गुजरात से जा रहे हैं तो हरियाणा पूछना है, उतना डीजल रखते हैं। राजस्थान में पड़ोसी राज्यों के मुकाबले डीजल 10 रुपए और पेट्रोल 17 रुपए लीटर महंगा है। ऐसे में राजस्थान ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन ने चेतावनी दी कि अगर गहलोत सरकार ने पेट्रोल डीजल से वैट कम नहीं किया तो वो आंदोलन करेंगे। 1 दिसंबर तक अगर नहीं किया तो पूरे राजस्थान में चक्का जाम हड़ताल होगी। हरियाणा के फरीदाबाद में हथियार के दम पर नकाबपोश बदमाशों ने 80,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें साफ दिखाई दिया कि मनी ट्रांसफर की एक दुकान में नकाबपोश बदमाश घुसते हैं, फिर दुकान में बैठे लोगों को हथियार दिखाकर लूट को अंजाम देते हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद तुरंत स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 बदमाशों के अवैध कब्जों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। बदमाशों पर नकेल कसने के लिए यह कार्रवाई एंटी माफिया अभियान के तहत की गई, जिसके लिए दोनों बदमाशों के जहां अवैध कब्जे थे वहां भारी पुलिस बल का इंतजाम किया गया। उसके बाद प्रशासन के कुछ अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध तरीके से बनाए गए मकानों को तोड़ा गया। पहली कार्रवाई अर्जुन सुनहरे नाम के बदमाश के मकान पर की गई। बताया गया कि उसके खिलाफ 16 मुकदमे दर्ज हैं। जब पुलिस और प्रशासन की टीम वहां पहुंची तो उसके घर वालों ने कार्रवाई का विरोध किया और वो घर से निकलने को तैयार नहीं हुए, लेकिन प्रशासन के सामने उनकी एक न चली। आरोपी के परिवार वालों को मकान से निकालने के बाद खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद से उसे जमींदोज कर दिया गया। जो भी अपराध से संपत्ति कमाई है उसके खिलाफ प्रशासन ने कदम उठाए, इनका घर तोड़ा गया। कुछ इसी तरह का एक्शन नशीले सामान की तस्करी के आरोपी हेमंत गुप्ता के खिलाफ भी लिया गया। उज्जैन नगर निगम की टीम ने वहां पहुंचने के बाद इस बदमाश के अवैध कब्जे को भी तोड़ने में देर नहीं लगाई। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के एक गांव में भीषण आग लग गई। वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। यह आग वहां कई परिवारों पर कहर बनकर टूटी, क्योंकि उनके मकानों को उसने अपने चपेट में लिया। आग लगने की खबर मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। इसके बाद जिला प्रशासन ने बेघर हुए परिवारों का नजदीक के स्कूल में ठहरने का इंतजाम करवाया। साथ ही प्रशासन ने इस आग हादसे में अपने मकान खोने वाले परिवारों को पूरी मदद का भरोसा दिया। कोरोना महामारी से जंग में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन का लोहा दुनिया के प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लैंसेट ने भी माना, जिसमें तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों के आधार पर इसके असरदार होने का दावा किया गया और बताया गया कि भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट से बचाव में कोवैक्सीन 65.2% कारगर, जबकि बाकी वेरिएंट से बचाने में ये 70.8% तक असरदार। यही नहीं, लक्षण वाले मरीजों की जान बचाने में इसे 78.8% प्रभावी माना गया और कोरोना की गंभीर बीमारी से बचाने में इसे 93.4% तक कारगर पाया गया। बताया गया कि वैक्सीनेशन के बाद इसके गंभीर साइड इफेक्ट सिर्फ 0.5% से भी कम मिले। इन नतीजों से भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की वैक्सीन पर उठ रहे तमाम सवालों के जवाब मिल गए। कोरोना महामारी का खतरा एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई
और बीते 24 घंटे में 10 नए मरीज सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 4 मरीज जयपुर के बनी पार्क इलाके में मिले। राजधानी जयपुर में बीती 3 महीने में एक दिन में कोरोना के एक साथ इतने नए मरीज नहीं मिले थे, जबकि पूरे राजस्थान में तो बीते 24 घंटे में कोरोना के 17 नए मरीज मिले। जयपुर के 10 नए मरीजों के अलावा अजमेर में 2 और बाड़मेर में 4 और जोधपुर में भी कोरोना का एक मरीज मिला, जिसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। इसकी बड़ी वजह कुछ दिनों में शुरू होने वाली शादी का मौसम भी है, जिसमें कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करवाना मुश्किल हो सकता है। यही नहीं, जयपुर में 17 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट मैच है और इस मैच को देखने के लिए स्टेडियम में हजारों लोगों की भीड़ जुटने का अनुमान है। चूंकि कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद राज्य सरकार ने दिवाली के बाद इससे जुड़ी पाबंदियों को हटा दिया। इस वजह से प्रशासन के सामने अब नई चुनौती है। लेकिन समस्या सिर्फ राजस्थान में ही नहीं है, बल्कि अब देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है, क्योंकि दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 62 नए मरीज मिले। सितंबर के बाद ये पहला मौका है जब दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 50 से ज्यादा मरीज मिले। लेकिन एक तरफ जहां राजस्थान और दिल्ली में नए मरीजों के आने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई, तो वहीं गुजरात में मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाने वालों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी गई। राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों को निर्देश दे दिया कि वो उन सभी लोगों की सार्वजनिक जगहों पर एंट्री बंद कर दे जिन्होंने कोरोना के टीके की दूसरी डोज नहीं लगवाई है। और यही वजह रही कि अहमदाबाद नगर निगम भी इस पर सख्त हो गया। आदेश आया तो नगर निगम के कर्मचारी उन तमाम जगहों पर तैनात हो गए जहां लोगों का आना जाना लगा रहता है, जैसे पार्क, बाजार और बस अड्डे। लेकिन एक पार्क के बाहर जुटे कुछ लोगों ने इस पर बवाल खड़ा कर दिया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें अहमदाबाद नगर निगम के एक अफसर से कुछ लोग वैक्सीनेशन पूरी होने का सर्टिफिकेट मांगने पर उलझते नजर आए। जगह जगह सख्ती बरतनी शुरू हुई तो कई लोग थोड़े कंफ्यूज भी हो गए, जिसे बाद में प्रशासन की तरफ से क्लियर किया गया। तारीख उनकी अभी आई नहीं है सेकंड डोज के लिए, तो आप उनको अलाउ कर सकते हो। बस सेकंड डोज की तारीख निकल गई है और लिया नहीं है तो हम उनको अलाउ नहीं कर सकते। उन सभी सार्वजनिक जगहों पर उन्हीं लोगों को जाने दिया गया जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का सर्टिफिकेट दिखाया। डिसीजन देश हित में बहुत ही अच्छा है और सबको वैक्सीन लगानी चाहिए। बताया गया कि गुजरात में 32 लाख लोगों ने टीके की पहली डोज के बाद दूसरी नहीं लगवाई, जबकि ये संख्या अहमदाबाद में 9 लाख से ज्यादा है। पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पर शरणार्थियों के चल रहे बवाल के बीच रूस की वायुसेना ने लगातार दूसरे दिन बेलारूस की हवाई पेट्रोलिंग की। रूस ने परमाणु बम दागने वाले अपने 2 विमान बेलारूस के उस इलाके के ऊपर उड़ाए जो पोलैंड की सीमा से महज 60 किलोमीटर दूर है। माना जा रहा है कि अपने तेवर दिखाकर रूस अपने पुराने साथी बेलारूस के समर्थन में खुलकर उतर आया और यूरोपियन यूनियन को सीधी चेतावनी दे दी। क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई उनमें परमाणु बम बरसाने वाला रूस का Tu-160 विमान बेलारूस के लिए उड़ान भरता नजर आया। जैसे ही हवाई जहाज बेलारूस के आसमान में पहुंचा, उसे अपने दोस्त के लड़ाकू विमानों का साथ मिला और फिर रूस और बेलारूस दोनों के विमान एक साथ हजारों फीट की ऊंचाई से बेलारूस की पहरेदारी करते दिखे। 2 दिन पहले भी रूस ने बेलारूस की हवाई सीमा में अपने विमान उड़ाकर गश्त लगाई थी। असल में बेलारूस में पोलैंड से लगने वाले बॉर्डर पर हजारों शरणार्थी बीते 5 दिन से डेरा जमाए बैठे हैं ताकि वो पोलैंड में घुसकर वहां से होते हुए यूरोप के दूसरे देशों में चले जाएं। लेकिन लोगों को रोकने के लिए पोलैंड के हजारों सैनिक भी सीमा पर जमे हैं। पोलैंड यूरोपियन यूनियन का सदस्य है और यूरोपियन यूनियन का आरोप है कि बेलारूस उस पर लगाए गए प्रतिबंधों का बदला लेने के लिए जानबूझकर यूरोप में शरणार्थी संकट पैदा कर रहा है। इटली के सिसिली से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां हुई जोरदार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया, जिसके रुकते ही राहत और बचाव का काम तेज किया गया, जिसके लिए सबसे पहले बारिश से तबाह हुए इलाकों का दौरा किया गया। उनमें एक जगह तो इतनी बारिश हुई कि वहां सड़क धंस गई, कुछ घरों के हिस्से टूट गए तो वहीं कहीं सीढ़ियां बह गई। दूसरी तरफ लोगों की जान बचाने का सिलसिला रात में भी जारी रहा, जहां बचाव दल के कुछ लोगों ने नाव के सहारे लोगों को रेस्क्यू किया। अफ्रीकी देश सूडान में पिछले महीने हुए तख्तापलट के बाद लोगों के अंदर सुलगी आग बुझी भी नहीं थी कि सेना की तानाशाही ने इस आग में घी डाल दिया। वहां जनता लोकतंत्र की मांग कर रही है, लेकिन सूडान में तख्तापलट करने वाले सेना के जनरल ने अपनी सरकार चलाने के लिए नई काउंसिल बना दी और खुद को उसका चेयरमैन घोषित कर दिया, जिसकी भनक लगते ही लोग किसी बम की तरह गुस्से से फट पड़े और राजधानी खर्तूम में उन्होंने कोहराम मचा दिया। प्रदर्शनकारियों ने सूरज निकलने का भी इंतजार नहीं किया और रात को ही सड़कों पर उतर आए। पहले तो उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों और ईंटों का ढेर रास्तों पर रखकर
एक लंबी दीवार खड़ी की और फिर पूरी सड़क जाम कर दी। लेकिन इसके बाद तो लोकतंत्र समर्थकों ने वहां जगह जगह टायर रखकर उन्हें फूंक दिया। असल में जो नई काउंसिल सूडान में बनाई गई उसमें लोकतंत्र की मांग कर रहे सबसे अहम संगठन के लोगों को ही शामिल नहीं किया गया है। चित्रकूट नाबालिग गैंगरेप केस में गायत्री प्रसाद प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। वहीं 2-2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। समाजवादी सरकार में गायत्री प्रसाद प्रजापति खनन मंत्री रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर हुई थी। फिर गायत्री प्रजापति और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आज के निर्णय में गायत्री प्रसाद प्रजापति पूर्व मंत्री, अशोक तिवारी, लेखपाल, आशीष शुक्ला पब्लिक के आदमी थे। इनको माननीय न्यायालय ने 376D में आजीवन कारावास से दंडित किया है। पास्को एक्ट में 2019 के बाद फांसी की सजा आई थी या दंड आया था, लेकिन हमारे मुकदमे प्रभावी नहीं होता कि 2017 में हमारा चार्ज बन चुका था। इसलिए जो मैक्सिमम सेंटेंस दिया है आजीवन तीनों मुलजिमों को दिया है और हर मुलजिम के ऊपर 2 लाख का अर्थदंड दिया है। जो पीड़िता की 3 पुत्रियां नाबालिग उनको बढ़ेगा। इटली के सिसिली से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां हुई जोरदार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया, जिसके रुकते ही राहत और बचाव का काम तेज किया गया। इसके लिए सबसे पहले बारिश से तबाह हुए इलाकों का दौरा किया गया। उनमें एक जगह तो इतनी बारिश हुई कि वहां सड़क धंस गई, कुछ घरों के हिस्से टूट गए तो कहीं सीढ़ियां बह गई। दूसरी तरफ लोगों की जान बचाने का सिलसिला रात में भी जारी रहा, जहां बचाव दल के कुछ लोगों ने नाव के सहारे लोगों का रेस्क्यू किया। पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो गई। ठंड बढ़ने से वहां के लोगों की परेशानी बढ़ने लगी। उत्तराखंड के जोशीमठ तो इतनी ठंड पड़ने लगी कि वहां का तापमान 3 से 4 डिग्री तक चला गया, जिसकी वजह से वहां की नदी, नाले और झरने जमने लगे। यही नहीं, जहां भी खुले में जमा पानी मौजूद था वो बर्फ में तब्दील हो गया। बताया गया कि वहां तापमान 3 से 4 डिग्री तक चला गया है, जिसकी वजह से लोगों को अब अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है।